तो हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप सभी। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 10। और इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं अज्योर इवेंट हब्स को। हम अज्योर इवेंट हब्स को एकदम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और हम ये जो हमारे पास वर्क फ्लो है, इस वर्क फ्लो का यूज़ करेंगे कि जो स्ट्रीमिंग डेटा डेटा होता है वो कैसे अज्योर इवेंट हब के पास जाता है, उसके बाद ब्लॉब स्टोरेज में जाता है और कैसे कैसे वो एनालाइज होता है। तो वो चीज़ें हम देखेंगे, एक एग्जाम्पल की मदद से हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को एकदम अच्छे से मज़ा आएगा इसमें। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अज्योर इवेंट हब आखिर होता क्या है। अज्योर इवेंट हब्स इज अ बिग डेटा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एंड इवेंट इंजेक्शन सर्विस। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये दोनों स्टेटमेंट्स समझ में नहीं आई हो, ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट डज इवेंट इंजेक्शन मीन? इट मीन्स इवेंट हब्स कैन कलेक्ट ह्यूज अमाउंट्स ऑफ इनकमिंग इवेंट्स डेटा फ्रॉम मैनी सोर्सेज। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि अलग अलग सोर्सेज बहुत सारा डेटा जो जनरेट करते हैं वो इवेंट हब में डालते हैं। एक तरह से आप कह लो हिंदी में डालते हैं, तो डालने को ही इंग्लिश में हम इंजेक्शन कहते हैं। तो डालने को ही हम इंग्लिश में इंजेक्शन कहते हैं कि बहुत सारे सोर्सेज अपना डेटा जो है वो अज्योर इवेंट हब में, अज्योर इवेंट हब की सर्विस में इंजेस्ट कर रहे हैं। तो वही कह रहा है कि अब जो अगर हम अज्योर इवेंट हब के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो कलेक्ट करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ इनकमिंग इवेंट्स। इवेंट्स भी हो सकते हैं, डेटा भी हो सकता है। जैसे कि हमने देखा था कि सिक्योरिटी कैमरा से जो सिक्योरिटी फुटेज जो कैप्चर हो रही है वो भी अज्योर इवेंट हब के पास ही आ रही है फ्रॉम मेनी सोर्सेज। ठीक है, और बिग डेटा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का मतलब कि बहुत सारा डेटा इसके अंदर कंटिन्यूसली स्ट्रीम कर रहा है, कंटिन्यूसली इंजेस्ट हो रहा है। एक रियल टाइम में बहुत सारा डेटा कंटिन्यूसली इंजेस्ट हो रहा है इवेंट हब के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं एक रियल लाइफ वर्क फ्लो का एग्जांपल ले लेते हैं। तो सपोज टेलविन ट्रेडर्स हैज़ अ होम सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, एक कंपनी है टेलविन ट्रेडर्स और वो सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाती है। ओके, अब अगर एक सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड होती हैं, जैसे कि कैमरा फुटेज, कि जो सिक्योरिटी कैमरा फुटेज को रिकॉर्ड कर रहा है वो भी हम डेटा, वो भी उसमें इंक्लूड रहता है। मोशन सेंसर्स लगे होते हैं, मोशन अलर्ट्स, सेंसर रीडिंग्स रहती हैं, डोर एक्टिविटी रहती है। तो इन सारी अलग अलग चीज़ों को कंसिडर करके ही हम बता पाते हैं कि आपका जो घर है वो सिक्योर है या नहीं है। ठीक है, अब कैमरा फुटेज जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो भी अज्योर इवेंट आपके पास जा रही है। जो मोशन अलर्ट्स हैं कि अगर कुछ मूव कर रहा है, कोई न्यू न्यू पर्सन आया है या कौन कौन से पर्सन मूव कर रहे हैं क्या, तो यहाँ पे मोशन डिटेक्ट होता है, सेंसर रीडिंग होती है, डोर एक्टिविटी होती है कि डोर खुला हुआ है या बंद है। तो ये पूरा का पूरा डेटा अलग अलग सोर्सेज से उठ करके अज्योर इवेंट हब में जाता है और अज्योर इवेंट हब इनको कलेक्ट करता है, ऑल दिस स्ट्रीमिंग डेटा। और इसको हम स्ट्रीमिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कंटिन्यूसली इंजेस्टिंग वाला डेटा है, मतलब कंटिन्यूसली आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सेंसर रीडिंग आई फिर उसके बाद 10 मिनट बाद आई, फिर 20 मिनट बाद आई, नहीं ऐसा नहीं है। हर पॉइंट पे, हर सेकेंड पे ये जो स्ट्रीमिंग डेटा है ये कंटिन्यूसली अज्योर इवेंट हब के अंदर आ रहा है। ओके, अब हम यहाँ पे डायग्राम की बात कर लेते हैं, जो ये वाला डायग्राम है। तो द डायग्राम शोज अ डेटा स्ट्रीमिंग पाइपलाइन। तो ये हमारी कुछ डेटा स्ट्रीमिंग पाइपलाइन है इस तरह से। ओके, तो सबसे पहले जो स्ट्रीमिंग डेटा है अलग अलग सोर्सेज से वो उठ करके अज्योर इवेंट हब में जाता है, इंजेस्ट होता है। वही इसने यहाँ पे दिखाया, अज्योर स्ट्रीमिंग डेटा अज्योर इवेंट हब पे जाता है और फिर वो डेटा अज्योर ब्लॉब स्टोरेज में स्टोर होता है। फिर उसके बाद अज्योर स्ट्रीम एनालिटिक्स में जाता है, उसके बाद पावर बीआई में जाता है। तो ये तो हमारा एक तरह से सिंपल सा हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ डेटा जा रहा है। अब हर एक स्टेप में क्या क्या हो रहा है उसको देखते हैं। ओके, तो ईच सर्विस परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक रोल। हर एक सर्विस का यहाँ पे एक स्पेसिफिक रोल है। तो चलो पहली सर्विस से हम लोग स्टार्ट करते हैं, अज्योर इवेंट हब्स इंजेस्ट। तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि यहाँ पे अलग अलग सोर्सेज से डेटा इंजेस्ट होकर आ रहा है। इवेंट हब्स कैप्चर्स इनकमिंग स्ट्रीमिंग डेटा। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं। सिक्योरिटी कैमरास कंटिन्यूसली सेंड, जो सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं घर में या दुकान में वो कंटिन्यूसली क्या सेंड करते हैं? वीडियो फ्रेम्स सेंड करते हैं, मोशन इवेंट्स सेंड करते हैं, सेंसर डेटा सेंड करते हैं। तो कंटिन्यूसली वो एक स्ट्रीमिंग डेटा सेंड कर रहे होंगे इवेंट हब में। इवेंट हब्स रिसीव ऑल दीज इवेंट्स इन रियल टाइम। तो इवेंट हब इन सारी चीज़ों को रियल टाइम में रिसीव कर रहा होगा। ऐसे नहीं है कि अगर 10:10 का ये पर्टिकुलर वीडियो है तो ये 11 बजे जा रहा है, ऐसे नहीं है। अगर 10:10 पे रिकॉर्ड हुआ है सिक्योरिटी कैमरा में तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो क्लाउड में जा रहा है, इवेंट हब के पास जा रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि हमारा जो पूरा स्ट्रीमिंग डेटा है वो अज्योर इवेंट के पास है। अज्योर इवेंट के पास
अज्योर इवेंट हब्स के पास जा चुका है। अब इसके बाद क्या होगा देखते हैं। उसके बाद जो डेटा है वो उठ करके अज्योर ब्लॉब स्टोरेज में जाएगा। अज्योर ब्लॉब स्टोरेज स्टोर्स द कलेक्टेड डेटा। ठीक है, तो वो एक तरह से ये इस हार्ड डिस्क समझो उसको, अज्योर ब्लॉब स्टोरेज को। यहाँ पे जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर्ड रहता है। तो जो स्ट्रीमिंग डेटा आया उसको सबसे पहले हम स्टोर करते हैं अज्योर ब्लॉब स्टोरेज में। एग्जांपल, कैमरा फुटेज एंड सेंसर लॉग्स आर सेव्ड फॉर फ्यूचर रिव्यू कर सकते हैं, जिससे कि हम फ्यूचर रिव्यू कर सकें कि अगर हमें कोई पुराने पिछले दिन की सिक्योरिटी फुटेज देखनी हो तो हम उसको रिव्यू कर सकते हैं। तो डेटा कहाँ से उठ के आएगा, ब्लॉब स्टोरेज से ही उठ के आएगा, सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस के लिए और हिस्टोरिकल एनालिसिस के लिए। तो सबसे पहले जो स्ट्रीमिंग डेटा आ रहा है वो अज्योर ब्लॉब स्टोरेज में आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रीमिंग डेटा आया, अज्योर इवेंट हब के पास इंजेस्ट हुआ और उसने अज्योर ब्लॉब स्टोरेज में स्टोर कर लिया। ओके, अब अगला क्या है, जो डेटा है वो अज्योर स्ट्रीम एनालिटिक्स के पास जा रहा है। अब इस स्टेप में क्या हो रहा है, अज्योर स्ट्रीम एनालिटिक्स एनालाइजेस स्ट्रीमिंग डेटा। जो स्ट्रीमिंग डेटा आया उसको एनालाइज करेगा हमारा अज्योर स्ट्रीम एनालिटिक्स सर्विस। इट आइडेंटिफाइज पैटर्न्स एंड इनसाइट्स। तो ये एक तरह से इसको आप एनालिटिक्स सर्विस समझ लो, जो कि डेटा को एनालाइज करती है और उसमें से रिजल्ट निकालती है। सपोज मोशन डिटेक्टेड रिपीटेडली नियर फ्रंट डोर एट मिडनाइट, मल्टीपल अनयूजुअल सेंसर एक्टिवेशंस हैपन्स टुगेदर, स्ट्रीम एनालिटिक्स डिटेक्ट्स सस्पिशियस पैटर्न्स ऑटोमेटिकली। देख पा रहे हो, तो यहाँ पे इसका यूज होता है कि अगर उस स्ट्रीमिंग डेटा में अगर कुछ ऐसा सिनेरियो हो रहा है कि रात के 12 बजे या 12-1 बजे अगर आपके फ्रंट डोर पे कुछ मोशन डिटेक्ट हो रहा है कि मतलब बहुत सारे लोग हैं या फिर 1-2 लोग हैं और कंटिन्यूसली डिटेक्ट हो रहा है, तो जो अज्योर स्ट्रीम एनालिटिक्स सर्विस है वो उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेगी और यूज़र को भेज देगी कि आपके घर के बाहर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है। अगर 1-2 मोशन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि मोशन डिटेक्टेड रिपीटेडली, कि बार बार मोशन हो रहा है, तो वो कुछ दिक्कत की बात हो सकती है, कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो सकती है। और ये कह रहा है कि मल्टीपल अनयूजुअल सेंसर एक्टिवेशंस की, बहुत जो सेंसर्स लगे हुए हैं घर में वो सारे के सारे सेंसर्स एक बार में ही एक्टिवेट हो रहे हैं। मतलब कि जो फ्रंट डोर पे भी एक्टिविटी हो रही है, डोर भी खुला हुआ है, फिर उसके बाद कैमरे में भी कुछ मोशन, बहुत सारे मोशन डिटेक्शन हो रहे हैं। तो सारी चीज़ें अगर इतनी सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो कुछ कुछ सस्पिशन हो सकता है, तो उसको भी ये अज्योर स्ट्रीम एनालिटिक्स ये एनालाइज कर लेता है। स्ट्रीम एनालिटिक्स डिटेक्ट्स सस्पिशियस पैटर्न्स ऑटोमेटिकली। ओके, फिर ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस उठ के जाता है लर्न पे, पावर बीआई के अंदर। और यहाँ पे क्या होता है, पावर बीआई विजुअलाइजेस एंड हेल्प्स मेक्स डिसीजंस यूजिंग एनालाइज्ड डेटा। तो यहाँ पे पावर बीआई क्या कर रहा है, पावर बीआई अब इसने जो अज्योर स्ट्रीम एनालिटिक्स सर्विस ने जो भी एनालिसिस करके वो पावर बीआई को भेज देता है और पावर बीआई उस एनालिसिस पे विजुअलाइजेशन टेक्निक्स लगाता है। सो पावर बीआई विजुअलाइजेस एंड हेल्प्स मेक्स डिसीजंस यूजिंग एनालाइज्ड डेटा। जो भी एनालाइज्ड डेटा उसको रिसीव हुआ है उसको विजुअलाइज करता है और डिसीजन लेने में हेल्प करता है। डिसीजन इन द सेंस कि आपका होम अभी सिक्योर्ड है, येस, और सिक्योर्ड नहीं है, नो। ठीक है, तो ये डिसीजंस लेने में वो हेल्प करता है। एग्जाम्पल, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग टीम व्यूज डैशबोर्ड। अब जो सिक्योरिटी मॉनिटरिंग टीम है वो हर एक वीडियो फुटेज को खोल के तो चेक करेगी नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा टीडियस टास्क है कि कंटिन्यूसली कोई ना कोई उसको मॉनिटर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सिक्योरिटी मॉनिटरिंग टीम है उसके पास एक डैशबोर्ड होता है और डैशबोर्ड में क्या शो हो रहा होता है, हाई रिस्क लोकेशंस क्या क्या हैं, कि आपके फ्रंट डोर पे एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है या बैक डोर पे एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है या कि छत पर एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो हाई रिस्क लोकेशंस बता देगा, बस एक लोकेशन या 2 लोकेशन बताएगा, बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स आपको डेटा नहीं दिखाएगा, बस डैशबोर्ड पे हाई रिस्क लोकेशन दिखा देगा। वो हाई रिस्क लोकेशन कैसे आ रही है, वो पावर बीआई की मदद से ही आ रही है कि उसने एक डिसीजन ले लिया, उस एनालाइज डेटा को मद्देनज़र रखते हुए उसने डिसीजन ले लिया कि छत पर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, तो वहाँ पे सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है। फ्रीक्वेंट अलर्ट्स, डैशबोर्ड पे फ्रीक्वेंट अलर्ट्स आ रहे होंगे, कैमरा एक्टिविटी ट्रेंड्स आ रहे होंगे। दिस हेल्प्स इम्प्रूव सिक्योरिटी डिसीजंस। ओके, अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो डेटा है वो रियल टाइम पे स्ट्रीम होता है अज्योर इवेंट हब के अंदर। तो वही इसने यहाँ पे बताया कि अज्योर हब इवेंट हब्स सपोर्ट रियल टाइम इंजेक्शन। तो अगर जो पर्टिकुलर वीडियो फुटेज है वो 10:10 पे रिकॉर्ड हुई है तो वो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इवेंट हब के पास चली जाएगी। मीनिंग डेटा एंटर्स इमीडिएटली एज इवेंट्स हैपन। तो जैसे जैसे इवेंट हो रहे होंगे वैसे वैसे डेटा कंटिन्यूसली स्ट्रीम होता जाएगा अज्योर इवेंट हब के पास। एग्जाम्पल, एज सुन एज कैमरा डिटेक्ट्स मूवमेंट, इवेंट रीचेस इवेंट हब्स इंस्टेंटली। कि अगर मान लो कि कुछ ऐसा सिस्टम हो कि चोरी हो गई,
ठीक है, मतलब कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, बहुत सारे लोग मेरे को फ्रंट डोर पे नज़र आ रहे हैं 10:10 पे, और मुझे इस बात का पता चल रहा है 11 बजे, या इस बात का पता चल रहा है मुझे रात के 1 बजे, तो वो चोरी तो हो ही जाएगी ना। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं इनको इंस्टेंटली हमें रखना पड़ता है, क्योंकि हमें जो डिसीजन लेना है वो इंस्टेंटली लेना है, कि अगर कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो तुरंत यूज़र को अलर्ट चला जाए कि आपके घर के आगे सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, आप तुरंत जाके चेक कर लो, वरना चोरी होने का डर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम जो इवेंट्स हैं उसको रियल टाइम रखते हैं। तो एज सुन एज कैमरा डिटेक्ट्स मूवमेंट, इवेंट रीचेज इवेंट सब इंस्टेंटली, इवेंट हब उसको स्टोर करके लेगा ब्लॉब स्टोरेज में, उसको एनालाइज करेगा और उसमें विजुलाइज करेगा और डिसीजन ले लेगा, और तुरंत यूज़र को तुरंत कस्टमर को वो डिसीजन चला जाएगा, वो अलर्ट चला जाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सपोर्ट्स माइक्रो सर्विसेज बैचिंग, कि डिफरेंट सर्विसेज कैन सेंड बैचेस ऑफ इवेंट्स टुगेदर। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही सर्विस भेज रही हो इवेंट्स अज्योर इवेंट हब के अंदर, बहुत सारी सर्विसेज डिफरेंट सर्विसेज कैन सेंड बैच ऑफ इवेंट्स टुगेदर। एग्जाम्पल, sensor system sends 500 temperature readings together instead of one by one, this improves performance। तो देख रहे हो आप लोग कि एक एक करके, एक तो तरीका ये था कि हम हर एक मिली सेकेंड पे या सेकेंड पे टेम्परेचर भेजें, ठीक है, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि हर एक सेकेंड पे या फिर हर एक मिनट के अंदर हम 500 टेम्परेचर रीडिंग्स एक साथ भेज दें। ठीक है, तो वही इसने बताया है हमें कि डिफरेंट सर्विसेज बैच ऑफ इवेंट्स, मतलब कि 500 टेम्परेचर रीडिंग्स भेज दी, और अगर कुछ मोशन डिटेक्ट हो रहा है तो मल्टीपल, विद इन 1 मिनट के अंदर या विद इन 30 सेकेंड के अंदर क्या क्या कौन सा मोशन डिटेक्ट हुआ, उसका एक बैच बना के हम इवेंट हब के अंदर भेज रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। ओके, अगला पॉइंट यहाँ पे आता है सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस, एप्लीकेशंस रिटन इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैन यूज इवेंट हब्स। अब अगर आप ऐसी कंपनी में काम करते हो जहाँ पे जावा यूज़ हो रही हो या फिर पाइथन यूज़ हो सकती है, तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर आपने लिखा भी होगा आपका एप्लीकेशन, तो आप फिर भी आप इवेंट हब में इवेंट्स भेज सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वन सर्विस रिटन इन पाइथन, एक सर्विस आपकी पाइथन में रिटन हुई है, लिखी हुई है, एक सर्विस आपकी जावा में लिखी हुई है, तो बोथ कैन सेंड और रिसीव इवेंट्स फ्रॉम इवेंट हब। तो इस तरह से अज्योर वालों ने अज्योर इवेंट हब को बनाया है कि वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर पाता है। ओके, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट है इवेंट्स एडिड टू एंड ऑफ स्ट्रीम। इवेंट हब्स स्टोर्स इवेंट्स इन ऑर्डर, न्यू इवेंट्स आर एडेड एट द एंड ऑफ द डेटा स्ट्रीम। ठीक है, तो समझ रहे होगे कि अगर एक डेटा स्ट्रीम आई है 10:10 पे और अगली डेटा स्ट्रीम 10:15 पे आनी है, तो 10:15 वाली जो 15 मिनट वाला जो डेटा है वो उस डेटा स्ट्रीम के एंड पे आगे लग जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो उठ के पहले चला गया या कहीं बीच में उठ गया, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हमारा सीक्वेंस मेंटेन रहता है कि पहले 10:10 का डेटा आएगा, फिर 10:11 का डेटा आएगा, फिर 10:12 का डेटा आएगा, और वो एंड में लगता जाएगा, अपेंड होता जाएगा डेटा स्ट्रीम में। ओके, सीक्वेंस क्या है यहाँ पे कि डोर ओपन हुआ, मोशन डिटेक्ट हुआ, तो पहले डोर ओपन हमारा डेटा स्ट्रीम में चला जाएगा, फिर उसके बाद मोशन डिटेक्ट हुआ, उसका जो इवेंट है वो डेटा स्ट्रीम में चला जाएगा, फिर कैमरा एक्टिवेट हुआ तो उसका जो इवेंट है वो डेटा स्ट्रीम में चला जाएगा। तो ऐसे कर करके हमारे पास जो सीक्वेंस है वो मेंटेन रहता है। इवेंट्स स्टे ऑर्डर्ड बेस्ड ऑन अराइवल टाइम। ओके, तो ये भी हमें समझ में आ गया। अगला पॉइंट समझते हैं, कंज्यूमर्स कैन रीड यूजिंग टाइम ऑफसेट्स। अब इसका क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। एप्लीकेशंस कैन रीड ओल्डर इवेंट्स यूजिंग टाइम स्टैम्प्स स्लैश ऑफसेट्स, कि अगर हमें यहाँ पे कोई पुराना इवेंट हमें देखना हो, पुराने इवेंट जैसे कि कल क्या हुआ था, फॉर एग्जांपल अगर आज की तारीख है 19 मई, अगर मुझे यहाँ चेक करना है कि 17 मई को कौन कौन से अलर्ट्स आए थे, तो मैं इस चीज़ की मदद से उसको चेक कर सकता हूँ। समझ पा रहे हो आप लोग कि मैं पुराने जो टाइम स्टैम्प पे हुए इवेंट्स हैं उनको यहाँ पे हम रीड कर सकते हैं, रीड ओल्डर इवेंट्स यूजिंग टाइम स्टैम्प्स। एग्जांपल देख लेते हैं, सिक्योरिटी टीम इन्वेस्टिगेट करना चाह रही है कि 2 PM से 2:15 PM के बीच में क्या हुआ था, तो कंज्यूमर कैन रीड इवेंट्स फ्रॉम दैट स्पेसिफिक टाइम रेंज। तो वो अगर उनके पास एप्लीकेशन में कुछ ऐसा यूआई है जहाँ पे हम टाइम इंटरवल को सेट कर सकते हैं कि इस इंटरवल के बीच में कौन कौन से मोशन अलर्ट्स हुए हैं, कौन कौन से सेंसर एक्टिवेशंस हुए हैं, तो अगर मैं वो देखना चाहूँ तो वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो पूरा का पूरा डेटा अज्योर ब्लॉब स्टोरेज में स्टोर्ड है।
तो अगर मुझे कुछ भी पुराना डेटा चाहिए होगा तो मैं वहाँ से मंगवा लूँगा और उसको चेक कर लूँगा, इन्वेस्टिगेट कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये है पुल मॉडल। जो अज्योर इवेंट जो इवेंट हब्स हैं, इट दे यूजेस अ कॉन्सेप्ट ऑफ पुल मॉडल। अब पुल मॉडल में क्या होता है देखते हैं। ये मीनिंग, जो कंज्यूमर्स हैं, consumers pull slash read events when ready, unlike some messaging systems that push messages automatically। इसका सिंपल सा मतलब ये है, यहाँ पे कंज्यूमर्स हैं, ये अलग अलग सर्विसेज हैं यहाँ पे, कि अज्योर इवेंट हब, अज्योर ब्लॉब स्टोरेज, अज्योर स्ट्रीम एनालिटिक्स, तो अलग अलग सर्विसेज हैं। तो जो कंज्यूमर्स हैं हमारे, वो पुल कर पाते हैं इवेंट्स को, मतलब कि जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि स्ट्रीमिंग डेटा आ रहा है यहाँ पे, तो ये जो अज्योर इवेंट हब है, ये खुद से भी पुल कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पुल का, तो जो हमारी सर्विसेज हैं अज्योर इवेंट हब्स और अज्योर ब्लॉब स्टोरेज, तो उनके पास पुल करने की भी क्षमता होती है, पुल करने की भी पावर होती है, कि जब इवेंट अगर यहाँ पे रेडी है तो इसको पुल कर लो, अगर इवेंट यहाँ पे अज्योर इवेंट हब में रेडी है तो अज्योर ब्लॉब स्टोरेज उसको पुल कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुल मॉडल यूज़ होता है। नॉर्मली हम मैसेजिंग सिस्टम में क्या करते हैं कि अगर आप अपने फ्रेंड को मैसेज भेज रहे हो, तो जो आपका मैसेज है वो पुश होता है आपके फ्रेंड के पास, आपका फ्रेंड उसको पुल नहीं करता, हम पुश करते हैं। इस तरह से मॉडल, इस तरह से सिस्टम डिज़ाइन होता है मैसेजिंग सिस्टम में। लेकिन यहाँ पे अगर हम इवेंट की बात करें तो पुल मॉडल हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि एनालिटिक्स सर्विस डिसाइड्स व्हेन टू रीड इवेंट्स, हाउ मेनी इवेंट्स टू प्रोसेस। अब यहाँ पे अगर हम एनालिटिक्स सर्विस की बात करें, तो यहाँ पे अब पुल, अगर हम यहाँ पे पुल मॉडल यूज़ कर रहे हैं, तो एनालिटिक्स ये सर्विस हो गई, या अज्योर ब्लॉब स्टोरेज सर्विस हो गई, यही सर्विस डिसाइड करेंगी कब उन्हें डेटा को पुल करना है, कब इवेंट रेडी है और कब वो भी रेडी है, कब वो भी ऑनलाइन है, अवेलेबल है। तो व्हेन टू रीड इवेंट्स, जब वो रेडी होगा, मतलब कि जब वो रेडी होगा तब वो इवेंट्स को रीड करेगा पुल करके, और कितने इवेंट्स उसको पुल करने हैं ये भी वही डिसाइड करेगी सर्विस। तो यहाँ पे तो उन्होंने सिर्फ एनालिटिक्स सर्विस लिखा है, लेकिन इसका मतलब है कि एनालिटिक्स सर्विस, अज्योर ब्लॉब स्टोरेज सर्विस, अज्योर इवेंट हाउस सर्विस, तो इन सब पे भी ये लागू होता है। ओके, तो ये हमने समझ लिया। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। मैसेजेस स्टे अवेलेबल फॉर अदर कंज्यूमर्स। वन कंज्यूमर रीडिंग अ मैसेज डज नॉट रिमूव इट इमीडिएटली, अदर कंज्यूमर्स कैन ऑल्सो रीड इट। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जो सेम कैमरा इवेंट है कैन बी रीड बाय एनालिटिक्स सिस्टम, एआई डिटेक्शन सिस्टम, मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, ऑल इंडिपेंडेंटली। ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग कि हमारे पास जो एक कंज्यूमर है, यहाँ पे कंज्यूमर का मतलब है कि अलग अलग सर्विसेज, अज्योर इवेंट, अज्योर ब्लॉब, अज्योर स्ट्रीम एनालिटिक्स, और भी इन्होंने यहाँ पे सर्विसेज दे रखी हैं कि एआई डिटेक्शन सिस्टम, मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, ठीक है। तो ये जो अलग अलग कंज्यूमर्स हैं हमारे पास, तो वन कंज्यूमर रीडिंग अ मैसेज डज नॉट रिमूव इट इमीडिएटली। तो ज़रूरी नहीं है कि एक मैसेज को या एक इवेंट को सिर्फ एक ही सर्विस रीड कर रही होगी, उसको एक्सेस कर रही होगी। मल्टीपल सर्विसेज पैरेलली उन सारे इवेंट्स को रीड कर सकती हैं, उन सारे मैसेजेस को प्रोसेस कर सकती हैं। अदर कंज्यूमर्स कैन ऑल्सो रीड इट एट द सेम टाइम, और एंड दैट टू ऑल इंडिपेंडेंटली, सारे सब इंडिपेंडेंटली, और अपना प्रोसेसिंग वो है जो पैरेलली कर सकती हैं। ओके, फिर अगला पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। नो बिल्ट इन फेल्ड मैसेज हैंडलिंग। इवेंट हब्स डज नॉट ऑटोमेटिकली मैनेज फेल्ड और अनप्रोसेस्ड मैसेजेस, एप्लीकेशंस मस्ट हैंडल फेलियर्स और फेलियर्स देमसेल्व्स। ठीक है, तो ये इसका एक वन ऑफ द ड्रॉबैक आ जाता है, लेकिन बहुत ही छोटा सा ड्रॉबैक है। इन्होंने बस इतना बोल दिया, जो अज्योर इवेंट हब सर्विस है वो ऑटोमेटिकली फेल्ड मैसेजेस को हैंडल नहीं करेगा। समझ पा रहे हो आप लोग कि ऑटोमेटिकली फेल्ड मैसेज जो हो जाते हैं, कि या कोई मैसेज हमारा लॉस्ट हो गया या कोई इवेंट लॉस्ट हो गया, तो वो जो अज़ूर इवेंट है वो उस लॉस्ट हुए मैसेज को ढूंढने नहीं जाएगा। ठीक है, अगर वो लॉस्ट हो गया तो हो गया। अगर आपको कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है कि एक भी इवेंट हमारा लॉस्ट ना हो और सारे के सारे प्रोसेस होने चाहिए, तो आपको अपने एप्लीकेशन में उसको हैंडल करना पड़ेगा यूजिंग कोड। हम एज अ इवेंट हब हम इसको हैंडल नहीं करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशंस मस्ट हैंडल फेलियर्स देमसेल्फ। अगर कुछ फेल हो जाता है तो आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा, हम उसको हैंडल नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा फिर हमें कोड भी उसी हिसाब से लिखना पड़ता है। ओके, एग्जांपल, इफ एनालिटिक्स सर्विस क्रैशेस, डेवलपर्स नीड कस्टम और रीट्राई एरर हैंडलिंग लॉजिक। ये तो नॉर्मल चीज़ है कि हमें हमेशा तैयार रहना पड़ता है कि कोई भी वेब सर्वर क्रैश कर जाए या कोई भी डेटाबेस क्रैश कर जाए। अब यहाँ पे अगर एनालिटिक्स सर्विस क्रैश कर रही है तो जो डेटा है वो एनालाइज नहीं हो पाएगा,
है ना। अगर एनालाइज नहीं हो पाएगा तो जो भी इस इधर पावर बीआई में जा रहा था उसके पास भी नहीं जा पाएगा, तो हमारा सिस्टम क्रैश करने के चांसेस हैं। अब क्रैश ना हो इसलिए एज अ डेवलपर्स हमें ही रिट्राई लॉजिक लगाना होता है, एरर हैंडलिंग लॉजिक लगाना होता है कि अगर जो एनालिटिक्स सर्विस डाउन है तो एरर थ्रो ना करे और ऑटोमेटिकली वो रिट्राई करता रहे जब तक कि वो ऑनलाइन ना आ जाए। तो ऐसा कुछ कुछ हमें लॉजिक लगाने पड़ते हैं, वो फिर हमें एज अ डेवलपर्स हमें ही लगाने पड़ते हैं। वो ऑटोमेटिकली ये जो अज्यूर सर्विसेज है ये इसको टेक केयर नहीं करती हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, स्केलिंग विद थ्रूपुट यूनिट्स। Event hubs performance increases by purchasing more processing capacity called throughput units। थ्रूपुट का मतलब होता है कि एक सेकेंड में हम कितने इवेंट्स को प्रोसेस कर रहे हैं या कितने इवेंट्स को एनालाइज कर रहे हैं। तो यही इसने यहाँ पे बताया कि जो अज्योर इवेंट हब्स है उसकी परफॉर्मेंस हम इंक्रीज करवा सकते हैं बाय परचेजिंग मोर प्रोसेसिंग कैपेसिटी। कि अगर हमारे पास मोर प्रोसेसिंग कैपेसिटी आ गई तो अज्योर इवेंट हब जल्दी जल्दी बहुत सारे इवेंट्स को प्रोसेस कर पाएगा। अज्योर ब्लॉब स्टोरेज भी जल्दी जल्दी इवेंट्स को स्टोर कर पाएगा, डेटा को स्टोर कर पाएगा, और जल्दी से ही एनालिसिस भी बहुत फास्ट तरीके से होगा और विजुअलाइजेशन भी फास्ट तरीके से होगा अगर हमारे पास कैपेसिटी प्रोसेसिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। इसको कहते हैं कि थ्रूपुट यूनिट्स हमने इंक्रीज कर दी कि एक सेकंड में कितने इवेंट्स प्रोसेस हो रहे हैं। कि अगर एक सेकंड में 10 इवेंट्स प्रोसेस हो रहे हैं और मैंने उसकी थ्रूपुट इंक्रीज कर दी तो अब हो गया कि एक सेकंड में 10 नहीं बल्कि 100 इवेंट्स प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो आप लोग कि हम स्केल भी कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारा ट्रैफिक बढ़ता जाएगा हमारे कस्टमर्स बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे हमारे कस्टमर बढ़ेंगे ट्रैफिक बढ़ेगा, और अगर हम इसको स्केल करवाएंगे इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बढ़वाएंगे तो वैसे वैसे ये लोग अपना चार्ज भी इंक्रीज करते हैं अज्योर वाले। ठीक है, तो हमें उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इफ़ सिक्योरिटी सिस्टम एक्सपेंड्स फ्रॉम 100 होम्स टू 10,000 होम्स। कि हमारी जो टेलविन ट्रेडर्स कंपनी है उसके पास पहले तो 100 कस्टमर थे, एक और जो उनका सिक्योरिटी सिस्टम है वो काफ़ी चल गया, वो काफ़ी फेमस हो गया, तो बहुत सारे लोगों ने इसको अपने घरों में लगवा लिया। तो अब 100 से बढ़कर अगले 3-4 महीने के अंदर ही 1 लाख कस्टमर और आ गए। तो जो टेलविन ट्रेडर कंपनी है इसको अपना थ्रूपुट इंक्रीज करवाना पड़ेगा। मोर थ्रूपुट यूनिट्स कैन बी एडेड टू हैंडल इंक्रीज ट्रैफिक। ठीक है, तो ट्रैफिक की दिक्कत तो हर जगह रहती है कि हम वेब सर्वर पर ट्रैफिक आ गया उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, या अज्योर इवेंट हब पे ट्रैफिक आ गया उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। प्राइसिंग टीयर्स क्या रहते हैं कि परफॉर्मेंस स्लैश फीचर्स डिपेंड ऑन द प्राइसिंग टीयर्स। ये आपने कौन सा सब्सक्रिप्शन खरीद रखा है। अगर आपने अज्योर इवेंट हब का बेसिक खरीद रखा है, स्टैंडर्ड खरीद रखा है, प्रीमियम खरीद रखा है, तो उस हिसाब से आप पे कॉस्ट आएगी, आप पे प्राइसिंग आएगी, आपको वो बियर करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप इतनी एक पाइपलाइन बना रहे हो, इतनी सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हो, तो ये फ्री तो नहीं है, प्रोसेसिंग भी फ्री नहीं होती, कुछ ना कुछ तो अज्योर चार्ज करेगा ही। तो वही इसने यहाँ पे बताया कि अकॉर्डिंग टू द प्लान आपको पे करना पड़ेगा। हायर टीयर्स प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस और एंड मोर एडवांस्ड कैपेबिलिटीज़। कि अगर आप बहुत बड़ी कंपनी हो तो आप प्रीमियम लोगे, अगर आप मीडियम साइज कंपनी हो तो आप स्टैंडर्ड प्लान ले लोगे, और आप अगर सिंगल ही आप एज अ डेवलपर आप हो, बहुत बड़ी टीम नहीं है आपकी, तो आप बेसिक से भी काम चला सकते हो, आपके पास बहुत ज़्यादा कस्टमर्स नहीं है। और जैसे जैसे आपके पास कस्टमर्स बढ़ें तो आप फिर स्विच कर सकते हो स्टैंडर्ड पे और प्रीमियम पे। अगर प्रीमियम है, ज़्यादा पैसे दे रहे हो, तो ऑब्वियसली बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी और मोर एडवांस्ड कैपेबिलिटीज़ भी मिलेंगी। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी प्राइसिंग टीयर्स की। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी पॉइंट पे आ गए हम, बिजनेस सिनेरियो समरी फॉर द होम सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। जो अज्योर इवेंट हब होता है वो तो स्ट्रीमिंग डेटा को कैप्चर करता है, कैप्चर्स स्ट्रीमिंग कैमरा स्लैश सेंसर डेटा। जो ब्लॉब स्टोरेज होता है वो उस डेटा को स्टोर करके रखता है, स्टोर्स वीडियो एंड सेंसर डेटा, और जो भी लॉग्स हैं उनको स्टोर करके रखता है। अज्योर स्ट्रीम एनालिटिक्स सर्विस हमारे जो डेटा है उसमें उसको एनालाइज करती है, उसमें पैटर्न डिटेक्ट करती है कि आपके फ्रंट गेट पे बैक गेट पे बहुत सारी मोशन एक्टिविटी हो रही है, सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, तो अब हाँ तो उस चीज़ को ये पैटर्न डिटेक्ट कर लेती है। और पावर बीआई जो पैटर्न डिटेक्ट हुआ है उसमें से इनसाइट्स निकालती है और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड को प्रिपेयर करती है, उसके लिए डिसीजंस प्रिपेयर करती है हमारी पावर बीआई। जो अज्योर स्ट्रीम एनालिटिक्स का काम है ये सिर्फ एनालाइज करना है, डिसीजन मेकिंग का काम पावर बीआई का है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और इस लेक्चर में हमने एकदम डिटेल में देख लिया कि अज्योर इवेंट हब कैसे कैसे काम करता है। और अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जो कि
होम सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम बना रही है, तो आप ऐसी कुछ पाइपलाइन देख सकते हो अज्योर के अंदर कि सबसे पहले जो स्ट्रीमिंग डेटा है वो इवेंट हब के पास जा रहा है, फिर ब्लॉब स्टोरेज में जा रहा है, फिर अज्योर स्ट्रीम एनालिटिक्स में जा रहा है और पावर बीआई में जा रहा है। तो ये तो एक तरह से जो फ्लो इन्होंने बताया है ये काफ़ी एकदम बेयर मिनिमम फ्लो है, और भी बहुत चीज़ें इसमें बीच में आती हैं, लेकिन अभी तो उन्होंने एक हाई लेवल आपको समझाने की कोशिश की है अज्योर इवेंट हब कैसे काम करता है, और आप एक कैसे एक बेसिक हाई लेवल पाइपलाइन बना सकते हो, और अगर कहीं आपको इंटरव्यू में ये चीज़ पूछी जाए तो आप उसको समझा सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। फिर अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप लोग को लग रहा होगा कि मैं कंटेंट कहाँ से ले रहा हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही ले रहा हूँ। जो उसका कंटेंट है AZ305 डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने बिजनेस सिनेरियो तक देख लिया है। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे थिंग्स टू कंसिडर व्हेन यूजिंग अज्योर इवेंट हब। अगर आपको ये वेबसाइट एक्सेस करनी हो तो आप यहाँ पर जा सकते हो learn.microsoft.com, इस वाले लिंक पे जाकर आप इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हो। इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आपको उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगी अगर आप एज अ बिगिनर इसको रीड कर रहे हो, लेकिन मैं इतनी आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेक्चर में कि आपको एक एक चीज़ एकदम अच्छे से समझ में आए विद एग्जाम्पल। ठीक है, जो जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे यूज़ करे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने भी यूज़ नहीं करे हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।